हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम दिसंबर 2025 सेशन का जो हुआ था उसके पेपर 1 का, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। और ये एग्ज़ाम डेट है 2 जनवरी 2026 को हुआ था दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम। तो 2 जनवरी 2026 के शिफ्ट 2 की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के ज़रूर देखें आप, जो कि आपके आने वाले जून 2026 सेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अपने तैयारी को धार दें और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये। तो जैसा कि हम बताए हैं कि स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन होता है वो डीआई का क्वेश्चन होता है, और डीआई की चर्चा हम अलग से करेंगे एक वीडियो में। यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। डीआई के लिए जब वीडियो आएगा उसमें सभी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके डीआई को कलेक्ट करके हम लाएंगे और बनाएंगे, अन्यथा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक तो डीआई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। 6 में देखिए दिया हुआ है मैच द फ्लोइंग है, और एक तरफ मिक्स मेथड डिज़ाइन दिया हुआ है और उसका एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वान क्वाल है, क्वाल क्वान है, फिर क्वाल क्वान है, क्वान प्लस क्वाल है, कैपिटल कहीं स्मॉल। इसका कुछ साइंटिफिक मीनिंग होता है, उसको समझना है आपको। आइए देखते हैं, इसके हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कि क्वान छोटा क्वाल की तरफ से जो हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल बोलते हैं, यानी कि व्याख्यात्मक अनुक्रमिक अभिकल्प। इसमें सबसे पहले मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके रिजल्ट के डेप्थ को एक्सप्लेन किया जाता है, तब जाकर के वो क्वालिटेटिव डाटा का यूज़ होता है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी में, एक्सप्लानेटरी में आ जाएगा, व्याख्यात्मक में आ जाएगा, व्याख्यात्मक में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि क्वाल और क्वान ऐसे क्वार्टर में बना दिया है, तो इसका अर्थ होता है कि ये अव्याख्यायित है, मतलब कि एम्बेडेड डिज़ाइन अविकल्प है। ये रिसर्च डिज़ाइन का ये सब पार्ट है, ये आपको पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड में। अभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि पेपर 1 का ये एक यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, वो हर कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि नेट के बाद पीएचडी में इसका काम है और उससे पहले कोई इस पे ध्यान देता नहीं है। थोड़ा सा पीजी में पढ़ना भी है तो गेस्ट पेपर से लोग काम चला लेता है, इसलिए थोड़ा सा ऑड लग सकता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी आप आगे तो इसको डिटेल पढ़ना ही है अगर आप पीएचडी करेंगे तो दूसरा है कि क्वाल और क्वान, इसका मतलब होता है कि अव्याख्यायित, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, एम्बेडेड है। और इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि इसके भीतर जो है दूसरी विधि को समाहित किया जाता है, इसलिए इसको एम्बेडेड अभिकल्प बोला जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा 3 नंबर में आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद है क्वाल एरो क्वान, इसका मतलब होता है कि अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेटरी करना, अन्वेषणात्मक अनुक्रमिक अभिकल्प इसका हो जाएगा, किसी भी चीज़ का अन्वेषण करना इसके अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है पहले क्वालिटेटिव खोज होता है, ठीक है, फिर उन कंक्लूजन को परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करके उनकी क्वांटिटी को बढ़ाई जाती है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल में, अन्वेषणात्मक में, यानी 1 नंबर में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 4 नंबर में कह रहा है कि कैपिटल क्वान प्लस क्वाल, इसका मतलब होता है ये अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब होता है कि अभिसारी समानांतर अभिकल्प, यानी कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन, जिसमें जो है मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है और एक ही समय में दोनों को एक दूसरे के पैरेलल इसमें टेस्टिंग किया जाता है, तब जाकर के उसके कंपेयर होता है, कंपैरिजन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी समानांतर अभिकल्प, जिसका मेथड क्या है तो क्वाल प्लस क्वान। तो ये 4 नंबर में हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस में है, 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शोध अभिकल्प विभिन्न कलाविधियों से संबंधित प्रलेखों के गुणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण से संबंधित है? दैट मीन्स कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन, किस किस से संबंधित है? तो ये है हमारा अनुदैर्ध्य शोध से संबंधित है। कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, अनुदैर्ध्य शोध अविकल्प में शोधकर्ता एक ही विषय या चरों का लंबे समय तक अध्ययन करता है। यहाँ हम अलग अलग समय के दस्तावेज या प्रलेखों का गुणात्मक विश्लेषण करते हैं ताकि समय के साथ आए बदलावों को समझा जा सके। अब फिर आता है मैच द फ्लोइंग में, जिसमें डिजास्टर है और एक तरफ उससे रिलेटेड टर्म है, उसको पढ़ना है। तो देखिए, जो टर्म है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, फिर उसके बाद है लैंडस्लाइड भूस्खलन, ड्राउट सूखा, अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो इसमें सिंपल है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक भूकंप आप लोग जानते होइएगा क्यों आता है, तो वो परघाती तरंगों के कारण आता है और उससे रिलेटेड यही है। तो शॉक वेव इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 को हम लोग 2 में मिला देंगे। फिर उसके बाद आप देखते होइएगा कि लैंडस्लाइड के बारे में जानते होइएगा, भूस्खलन वो क्यों होता है, तो वो मृदा का सरपन होता है, सॉइल फ्लिक्शन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखेंगे सूखा ड्राउट क्या होता है। जब सूखा पड़ गया तो अनाज ही नहीं हुआ, धान की खेती नहीं हुआ, किसानों में अकाल पड़ जाता है अनाज का। तो ये हो जाएगा 4 नंबर में। और बच गया जो ये स्टॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को देखेंगे कि 1 का 3, 2 का 2 बी का 1 किस ऑप्शन में है। तो ये अगले वाले स्लाइड में आपको मिलेगा। हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और अपने दिल से एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा वीडियो में। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साझा मान्यता की प्रस्तुति जिसमें वास्तविकता की उत्पन्न अनुरक्षित सुधार और परिवर्तित किया जाता है, इसके रूप में जन संप्रेषण का विचार क्या कहलाता है? दैट मीन्स व्यू ऑफ मास कम्युनिकेशन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्ड बिलीफ वेयर रियलिटी इज प्रोड्यूस मेंटेन रिपेयर्ड एंड ट्रांसफॉर्म इज नोन एज द, किसके नाम से जाना जाता है? तो ये अनुष्ठानिक परिप्रेक्ष्य यानी रिचुअल पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। एक यूनिट ही है कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उसमें रिचुअल पर्सपेक्टिव को पढ़ना है, जिसमें क्या होता है कि साझा मान्यता की प्रस्तुति होता है, वास्तविकता को उत्पन्न अनुरक्षित सुधार और परिवर्तित किया जाता है, इसके रूप में जन संप्रेषण का विचार जो है वह अनुष्ठानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि रिचुअल पर्सपेक्टिव कहलाते हैं। यह समाज के अर्थ उत्पन्न करते हैं, उनके सुरक्षित रखने और बदलने की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो ये सब है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वो है हमारा कि मैच द फॉलोइंग। देखिए, ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिशिंग क्या होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ आपको देखने का मिलेगा कि फार्मिंग क्या है, स्पाईवेयर क्या है, वायरस क्या है, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो ये 2 स्लाइड में है। तो चलिए हम इसके आंसर एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा कि एक कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, इसमें जो है सृजक लक्ष्य प्रयोगकर्ताओं को वैध दिखने वाली ईमेल भेजता है, यानी फ्रॉड ईमेल भेज करके उसके साथ धोखाबाजी करेगा, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि वो वैलिड ईमेल है, लेकिन रहता नहीं है। अब बताए फार्मिंग में क्या होता है, ये प्रयोक्ता कंप्यूटर या किसी वेब सर्वर पर संस्थापित एक दुर्भावपूर्ण कोड भेजता है गलत इरादे से कंप्यूटर या वेब सर्वर पर। उसके बाद स्पाईवेयर काफ़ी फेमस है, हर कोई जानता है इसके बारे में कि ये किसी प्रयोक्ता को कंप्यूटर कुंजी पटल पर कुंजी दबावों की निगरानी द्वारा डेटा इकट्ठा करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये यानी कि स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर में समा करके। फिर उसके बाद वायरस तो काफ़ी फेमस है, कंप्यूटर की फाइलों को मिटाने या विकृत करने की मंशा से स्वयं का प्रतिकृतियन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट 2025 दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम जो जनवरी 2026 में हुआ था दोस्तों, वो क्वेश्चन है। इसको आप देख करके जाइए, आपको इस क्वेश्चन में से हूबहू
5 से 6 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, और आता भी है, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता है। 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट आपको मिल जाएंगे और बाकी क्वेश्चन इसके सेम टाइप पे पैटर्न पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ प्रीवियस ईयर देखे रहिएगा, उस अकॉर्डिंग आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी झील का जल किसी झील का जल जो है कीटनाशक द्वारा संशोधित, तो निम्नलिखित को झील के पारिस्थितिकी तंत्र में कीटनाशक के संचित सांद्रण के बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है ना। कंटेम्ड बाय द पेस्टिसाइड अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूमुलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड इन लेक इकोसिस्टम। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक झील है, उसमें जल जो है उसका कीटनाशक जो है कैसे संशोधित करता है, उसमें अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है जल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जल जो है कीटनाशक सबसे पहले पानी में मिलता है, यहाँ इसकी सांद्रता सबसे कम होती है। ठीक है ना। तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे हमारा जल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद आएगा हमारा फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप पलवक। ये एक प्राथमिक उत्पाद है जो पानी से रसायन सोखता है, पानी में से रसायन केमिकल जो आता है उसको सोखता है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद देखेंगे आगे तो वो हमारा है जूप्लैंक्टन यानी प्राणी पलवक। इसमें क्या होता है, ये पादप पलवक को खाते हैं जिससे रसायन इनमें जमा हो जाता है। तो फिर ये प्रक्रिया हो जाएगी 3 नंबर पे। उसके बाद जो है मछली आ जाएगी। मछलियाँ कई प्राणी पलवक को खाती है जिससे सांद्रता और बढ़ जाती है। तो ये मछलियाँ है और मछली को कौन खा जाएगा, तो मछली को पक्षी खा जाएगा। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन को सेट करें तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वो है कि नीचे दिया गया एजर्सन रीजन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एजर्सन रीजन यानी अभिकथन और कारण, 2 कथन दिया जाएगा, एक ऊपर में और नीचे इसका कारण दिया रहेगा। बताना है कि दोनों में कौन सही है या दोनों सही है। तो अगर दोनों सही है तो नीचे वाला उसका कारण है या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। तो जब भी इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी इस स्टेटमेंट को रीड करें तो बीच में बिकॉज लगा करके पढ़िएगा। बीच में बिकॉज यानी क्योंकि लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि इसका अगर ये कारण होगा तो वो क्योंकि आपका जो सूटेबल है वो बैठ जाएगा। तो समझिए कि इसका कारण है, ये पकड़ने का टेक्निक है। तो आप इसको एग्ज़ाम हॉल में यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमें सही ऑप्शन तक पहुंचना है। कैसे आए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप सही ऑप्शन टिक कर लिए तो बाजी जीत जाएंगे। देखिए कथन है कि समुद्री सतह के औसत तापमान में वृद्धि से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होती है। यानी समुद्री सतह का औसत तापमान जब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण में कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ती है। तो नहीं, बढ़ती नहीं है। देखिए जब गैस जो है तरल पदार्थ में गैस की विलेयता जो है तापमान बढ़ने पर घट जाती है। जैसे कि समुद्र अगर गर्म होगा तो वह कम CO2 धारण कर पाता है। ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तब इसमें तो कारण है या कि नहीं है वो तो देखना कि दूर की बात, सीधा हम कहेंगे एक कथन सही है कारण गलत है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है वो हमारा। तो वो ऑप्शन नंबर सी में है जहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए ये जो है साइलोलिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और ये थोड़ा सा मतलब इंडियन लॉजिक से ही रिलेटेड है। ये थोड़ा सा आपको होच पोच दिख सकता है क्योंकि इसमें मेजर टर्म माइनर टर्म को समझना होता है, मिडिल टर्म को सब्जेक्ट क्या है वो। फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं। पहला है कि ऑल बिपेड आर रेशनल यानी सभी द्विपाद तार्किक होते हैं। और दूसरा उससे क्या कह रहा है कि श्वान आर बाइपेड, और उससे कंक्लूजन निकाल ले रहा है कि श्वान आर रेशनल। ठीक है ना। तो इसमें बताना है। फिर उसके बाद नीचे में दे रहा है कि हंस जो है वो तार्किक होते। चलिए ठीक इंग्लिश हम 3 ठो है कि ऑल बाइपेड आर रेशनल, पहला कथन हो गया। दूसरा है स्वान आर बाइपेड और कंक्लूजन निकाल रहा है
कि स्वान आर रेशनल। अब ये है कि नहीं है, इसमें देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मिडिल टर्म है, कौन सा मेजर टर्म है। तो इसमें हंस जो है, ठीक है ना, यानी श्वान, श्वान जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जो है इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रीजन मिडिल टर्म जो है वह हेतु द्विपाद दो पैरों वाला होना जो है, यानी द्विपाद का मतलब होता है दो पैर। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में है, ठीक है ना, और तब जाके यहाँ कंक्लूजन नीचे वाला निकल रहा है। तो ये दोनों में जब जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं, एम टी, इसको मिडिल टर्म बोलेंगे। और जो मेजर टर्म है वो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला जो आ जाता है कंक्लूजन में मेन, तो वो तार्किक होना हो जाएगा। तार्किक क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर टर्म हो जाएगा, मेजर टर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना है कि ये कौन सा तर्क दोष है, फैलेसीज है, इसमें क्या हेतुआभास है। तो जब इस तरह का आ जाए जहाँ पे सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, मिडिल टर्म हो और मेजर टर्म हो, तो उसमें सभ्य व्यभिचार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि द्विपाद होना तार्किक होने का पक्का प्रमाण नहीं है, क्योंकि दोनों में ये है। और दो पैरों वाले बीज जीव जो है द्विपाद तो है लेकिन वे तार्किक नहीं है, क्योंकि साध्य जो है, साध्य मतलब तार्किकता के साथ नियत रूप से नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ स्वविचार हेतुआभास हो जाएगा, फैलेसीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सबको लगता है, मतलब ऑड टाइप का वर्ड इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन से कथन सत्य है। कथन पढ़ते हैं। कथन ए है कि अनेकार्थक तर्क दोष में एक शब्द के दो या अधिक अर्थ भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल सही, अनेकार्थक तर्क दोष किसको कहेंगे, जब एक शब्द के दो या अधिक अर्थ जो होने लगे तब उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन हम लोग देखेंगे। दूसरा कथन कह रहा है कि वाक्य छल दोष तर्क दोष नहीं है। तो बिल्कुल गलत, वाक्य छल जो है भाषागत तर्क दोष है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं है, इसलिए कथन गलत है। तीसरा है कि पदाघात तर्क दोष है जिसमें निष्कर्ष में आधार वाक्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखो, पदाघात तर्क दोष जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो आधार वर्ग का जो है अर्थ ही बदल जाता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थ बदल जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, उसके बाद अब चौथा ऑप्शन देखेंगे। चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि संग्रह और विग्रह तर्क दोष भाषागत तर्क दोष है, यानी कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन आर फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और डी सही है, बाकी बी सी गलत है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर ए में है, इस अकॉर्डिंग ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आगे बढ़ेंगे हम। फिर आया वहीं से एजर्सन एंड रीजन। काफ़ी पूछा जाता है, इससे भागना नहीं है, डर के भागना नहीं है दोस्तों, नहीं तो एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं है आपको, पटक पटक के मारेगा एग्जाम हॉल में। तो इसके लिए तैयारी करके जाना है और एग्जामिनर को धो के आना है, क्वेश्चन सही करके आना है। पढ़िए क्वेश्चन, एजर्सन क्या कह रहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण करती है तथा अधिगमकर्ताओं को नैतिक, तर्कपूर्ण, सहानुभूतिशील और सुनिश्चित होने में समर्थ बनाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इसका कारण दे रहा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहन सहानुभूति विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र प्रस्तुत करती है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा, वो भी कथन दोनों के दोनों सही हैं। लेकिन इसको जो है दोनों कथन तो हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है, लेकिन इसमें अगर बिकॉज लगा करके पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, दोनों अलग अलग बातें हो रहा है। इसमें एक वर्तमान शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, फिर उसमें जो है चरित्र निर्माण अधिगमकर्ता की बात हो रही है, इसके कारण नहीं है। तो देखिएगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी से राइट आंसर हो जाएगा। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 में, वो देखेंगे। तो ये कह रहा है कि नोवाक और बार्नेट के संप्रेषण अभियान के मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाना है। तो ये एक थिंकर है कम्युनिकेशन के, उनके अनुसार पूछ रहा है कि
नोवाक और वार्नरीड के संप्रेषण अभियान कम्युनिकेशन मॉडल के अनुसार जो है, कैंपेन के अनुसार मॉडल के क्या सीक्वेंस रहा है उसको बताना है। तो आइए देखते हैं। वो सबसे पहले जो है इंटेंडेंट इफेक्ट अभिप्रेत प्रभाव की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ डिपार्चर यानी विचलन बिंदु की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है रिसीविंग ग्रुप मतलब ग्रहणकर्ता का होता है, उसकी बात करते हैं। और मैनिपुलेटिव फैक्टर यानी कार्य साधक कारक की बात करते हैं। और लास्ट में ऑप्टेन इफेक्ट आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे तो वो DEBAC होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पढ़ सकते हैं कि नोवाक और वार्नाड के संप्रेषण अभियान मॉडल जो है, इसके अनुसार चरण जो है सबसे पहले अभिप्रेत प्रवाह आता है, इंडेडेड इफेक्ट आता है, उसके बाद विचलन बिंदु आता है यानी डिपार्चर पॉइंट, और ग्रहणकर्ता फिर आता है रिसीवर ग्रुप, फिर आता है कार्य साधक कारक यानी ऑपरेटिंग फैक्टर, और लास्ट में आता है अभिप्रात प्रभाव यानी ऑप्टेन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए बॉक्स प्लॉट इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बॉक्स प्लॉट किसके बारे में सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 में किसके लिए जो है सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। तो एक जो आउटलायर होता है, बहिर्वासी जिस कहते हैं, वो है। उसके बाद कोरिलेशनल दे रहा है तो ऐसा नहीं है, और मीडियन दे रहा है तो मीडियन के लिए है, बिल्कुल सही है। फिर चौथा है ऑटो कैवेरियंस यानी स्व सह प्रसरण, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए और सी हमारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको पढ़ सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट डेटा के वितरण को सारांशित करने का एक ग्राफिकल तरीका है, जिसमें बहिर्वासी यानी कोटलियर आता है और मीडियन माध्यिका आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण से देखिए एक ही शिफ्ट में कितना पूछा है। अभिकथन कह रहा है कि यदि समस्त अधिकाराय असत्य है और निष्कर्ष भी असत्य है तो युक्ति कदापि वैध नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अभिकथन। कारण दे रहा है कि यदि कोई युक्ति वैध है और उसकी आधारिकाएँ सत्य है तो हम निश्चित हो सकते हैं कि उसके निष्कर्ष भी सत्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब आइए ऑप्शन में देखेंगे कि जहाँ पे ए गलत हो और आर सही हो, किस ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, जहाँ पे ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा प्राथमिक मेमोरी की श्रेणी में आता है। ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, सब जानता है कि रोम आता है, रैम आता है, और उसके बाद कैचे, ये सभी जो है प्राइमरी मेमोरी हैं। लेकिन इसमें HDD और SDD जो है ये सभी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है HDD SDD। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकते हैं सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये मैथ का क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म हुआ परंतु परिवार की औसत आयु आज भी वही है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए 5 मेंबर का जो है औसत 17 दे रहा है, ये एवरेज। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 17 × 5, ठीक है। और कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हुआ तो अब कितना हो गया, 6 मेंबर हो गया, परंतु परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो यानी औसत आज भी 17 ही है। तो फिर यहाँ इसका सम क्या हो जाएगा, 17 × 6, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट, ये दोनों 17 ही है, तो कॉमन इसमें से घट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और गुने 17 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा घट के इसको निकालिएगा तो 2 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसे इसको और डिटेल हम जब DI को सॉल्व करेंगे वहाँ पे बता देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द या पद कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं है। बहुत इसमें पूछा जाता है, हार्डवेयर नहीं है मतलब क्या, सॉफ्टवेयर होगा। तो मदरबोर्ड ये तो हार्डवेयर है। उसके बाद रजिस्टर्स, ये भी क्या है, हार्डवेयर है। एल्गोरिथम ये नहीं है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप भी हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन में आएंगे 22 में, व्यक्तित्व के निम्नलिखित कोषों को निम्न स्तर से उच्च स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आनंदमय कोष,
उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है अन्नमय कोश, बीजान्नमय कोश, उसके बाद है मनोमय कोश। ये जो है इंडियन लॉजिक का है, इसको देखना है और इसको हमको उच्च स्तर के निम्न स्तर से उच्च स्तर के क्रम में इसको अरेंज करना है। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसके अनुसार जो है सबसे पहले जो है वह अन्नमय कोश आता है, यानी शारीरिक स्तर पे बात किया जाता है, फिजिकल हेल्थ के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्राणधार स्तर आता है, ठीक है ना, यानी कि प्राणमय कोश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद आता है कि मनोमाया कोश, जिसे हम लोग मानसिक स्तर कहते हैं, ठीक है, मानसिक स्तर कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर ई में है। उसके बाद जो है बौद्धिक स्तर आता है, जिसे विज्ञानमय कोश कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। और जब ये आ जाता है तब लास्ट में हमें क्या होता है, आनंदमय कोश, सुख स्तर की प्राप्ति होती है। ये उपनिषद के अनुसार है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव व्यक्तित्व के ये परत या कोश का क्रम बनाया गया है कि कौन सा सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले अन्नमय होगा, फिर प्राणमय होगा, मनोन्मय होगा, विज्ञानमय होगा, तब जाकर के आनंदमय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया हुआ था उससे आप कॉमन सेंस लगा करके इसको सॉल्व कर सकते थे। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक रचनावादी शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है कि सीधा इसको पढ़ते समय एग्ज़ाम हॉल प्रेशर में क्या समझा जाता है कि कर सकता है वहीं पूछ रहा है रचनावादी शिक्षक, और पहला देखिए अगर वहीं कर सकता है वहीं मार के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपने शिक्षार्थी की ओर अधिक सक्रिय बनाना, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी को जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से ही जानते हैं उसका समाकलन करने का अवसर देना, बिल्कुल सही। तीसरा है शिक्षार्थियों को अर्थ रचयिता मानना जो ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। चौथा है कि शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री देना ताकि वे विषय वस्तु को निपुणता पूर्वक स्मरण कर सके, नहीं है, सिर्फ अध्ययन सामग्री दे देने से ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा और यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरीज दिए हुए निरपेक्ष प्राप्तियों का मानक है, फिर उसके बाद प्रतीकात्मक निरूपीकरण है। तो देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन पे चलना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं, अगर यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका क्या सिंबल होता है। अगर आपको ये पता हो, नहीं पता है तो जब हम इसका कंसेप्ट वाला वीडियो लेकर आएंगे प्रत्येक यूनिट वाइज पेपर 1 का, उसमें इसको ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे। आइए देखते हैं इसके डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए पहला जो देगा उसमें क्या सिंबल दे रहा है कि एस पी इक्वल टू 0। इसका अर्थ होता है कि इस जो है इसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो पी ना हो, इसलिए एस पी जो है क्या है वो खाली है, यानी कि ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है, सभी एस पी है, हर जगह ये सत्य होगा, ठीक। दूसरा है कि कोई भी एस पी नहीं है, ठीक है ना, यानी ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एस पी सीधा 0 लिखेंगे। इसका अर्थ है कि एस और पी में कुछ भी साझा नहीं है, इसलिए एस पी क्या है, खाली है। फिर तीसरा है कि एस कुछ एस पी है, ये अब आता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव में, ठीक है ना, कि कुछ एस जो है वो पी है, तो इसको डिनोट करते हैं एस पी नॉट इक्वल टू 0 से। इसका मतलब है कि कम से कम एक एस जो है वह पी भी है, इसलिए एस पी खाली नहीं है। अब चौथा जो दे रहा है कि एस पी नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये पार्टिकुलर नेगेटिव है, कुछ एस पी पी नहीं है, और इसको डिनोट करने के लिए हम एस पी डॉट नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसमें कम से कम एक एस ऐसा है जो पी के बाहर है, इसलिए एस पी खाली नहीं है। तो ये इसको याद कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बाकी हम एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जब लाएंगे उसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इजी है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पी जल में डैश के संदूषण के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी।
कुछ जो है जैसे कि पारा के कारण क्या होता है, मिनीमता रोग होता है। सीसा के कारण तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होता है। फिर आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। उसी तरह ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। आइए अगले क्वेश्चन 26 की तरफ चलेंगे। देखिए ये इसी शिफ्ट में तीसरा एजर्सन एंड रीजन का ये क्वेश्चन है। पहला कह रहा है अभिकथन में कि सृजनात्मक विचारण हेतु कतिपय मात्रा में बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग सही कर लेंगे। कारण दे रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी सृजनशील हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों में कोई संबंध दिख रहा है आपको। सृजनात्मक विचारण हेतु कतिपय मात्रा में बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी सृजनशील हो, नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं, कोई लिंकअप इसमें नहीं है, यानी व्याख्या नहीं है। तो इसके लिए देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करने की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है। तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट है उसको मिलान करना है। आइए देखते हैं। पहला है राइटिंग डिसेबिलिटी, लेखन निःशक्तता। ये जो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का है, अगर आप बीएड या डीएलएड किए होइएगा तो वहाँ पे इसको पढ़ने को मिलता है कि डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, ठीक है ना। तो वहीं डिस्ग्राफिया का पूछ रहा है, जिसमें कि लेखन निःशक्तता होती है, राइटिंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर होता है उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो है वो कैसे होता है, तो वो जेंडर आइडेंटिटी की समस्या होती है। उसके बाद फिर देखते हैं नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, ये एनसीटी के द्वारा किया जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। उसके बाद है नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ये परख से संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 है, किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 28 है, वो कह रहा है कि बायोगैस का मिश्रण है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि बायोगैस का मिश्रण क्या होता है, तो ये मीथेन और हाइड्रोजन के मिलने से बायोगैस बनता है। क्योंकि यह एक ज्वलनशील गैस है और ऊर्जा प्रदान करती है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर, कृषि अपशिष्ट के टूटने से बनती है। आगे देखेंगे, देख लीजिए इसमें गैस का नाम जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा कार्यक्रम हेतु स्नातक गुण यानी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट के निर्माण के लिए किस निकाय का प्रस्ताव किया गया है, तो वो सामान्य शिक्षा परिषद निकाय का बात किया गया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में या उसके तहत जो है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सामान्य शिक्षा परिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसका कार्य होगा कि उच्च शिक्षा के कार्यक्रम के लिए अपेक्षित सीखने के परिणाम को परिभाषित करना है और स्नातक गुण इसे कहा जाएगा ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। सामान्य शिक्षा परिषद जो है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा और यह परिषद भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्वतंत्र स्तंभों में से एक माना जाएगा। अब आते हैं फिर क्रोनोलॉजी, ये भी पूछा जाता है कि किसकी स्थापना कब हुआ। यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी का पूछना, और इससे घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे फेमस आप देखे होइएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो कि इसकी स्थापना 1953 में हुआ और ये आगे चल करके इसकी वैधानिकता जो है वो कब प्रदान की गई, संवैधानिक निकाय इसको 1956 में बनाया गया। फिर उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जो है इसकी स्थापना कब हुआ इग्नू की, तो ये 1985 में हुआ, याद रखिएगा 1985 में हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परामर्श मंडल जो है ये 1920 में आया। राष्ट्रीय शिक्षा परामर्श मॉडल ये 1920 में आया। उसके बाद बचा क्या, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ये नई शिक्षा नीति के तहत इसको स्थापित किया गया, कब, तो ये 2020 में किया गया। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ये चिकित्सा आयोग जो है 2019 में चिकित्सा आयोग के लिए एक अधिनियम आया था, उसके तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन की बात की गई। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रोनोलॉजी BA DE
सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब इधर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 31। सुरक्षा का कौन सा पहलू यह सुनिश्चित करता है कि सूचना में किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा फेरबदल नहीं किया गया है? विच एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अल्टर बाई एनी अनऑथराइज्ड पर्सन? इसको क्या बोलते हैं? तो उसी को तो सत्यनिष्ठा बोलते हैं। इंटीग्रिटी बचाए रखने की बात होती है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंटीग्रिटी क्या होता है? इसमें जो है डेटा सटीक है और इसे किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बदला नहीं किया गया है, उसे ही सत्यनिष्ठा बोलते हैं। गोपनीयता की बात होती है। इसमें सूचना केवल उन्हीं लोग तक पहुंचता है जिसे इसे देखने का अधिकार है। अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जो है अधिकृत उपयोगकर्ताओं को सूचना की आवश्यकता देता है। अब आते हैं एक क्या है, वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। यदि हम माने कि x के कारण y होता है, क्या x के कारण y होता है, क्या हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि x ही है तो y में विचलन के प्रति उत्तरदायी है, या संबंधित है किससे? सोचिए, ये जो है हमारा किस प्रकार की वैलिडिटी से संबंधित है? ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है, तो ये हमारा इंटरनल वैलिडिटी हो जाता है। क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी, यानी आंतरिक वैधता से संबंधित है। जब x के कारण y होगा तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि x ही है तो y में विचलन के प्रति उत्तरदायी होगा। ये इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए सही लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, उसकी पहचान करना है। तो थोड़ा सा भी अगर आपको कंप्यूटर का पता होगा तो आप कर सकते हैं कि सबसे पहले एडिटिंग किया जाता है, उसके बाद उसका कंपाइलेशन करेंगे हम, उसके बाद उसका लिंकिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूशन करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो एग्जीक्यूशन जो है लास्ट में ही किया जाता है। इसी से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फ्लोइंग है। इसको भी देख लेंगे कि एक तरफ टर्म दिया हुआ है, उससे संबंधित क्या उसका अर्थ है, उसको देखना है। देखिए, अफर्मेशन, फिर री एफर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, उसके बाद है सबवर्जन। इसमें सबसे इजी क्या है? वो प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन किसके लिए यूज़ होता है? जब श्रोतागण के लिए किसी पूर्व स्थापित छवि का परिष्करण किया जाएगा, यानी रीफाइनिंग ए प्रीवियसली इस्टेब्लिश इमेज फॉर द ऑडियंस, उसको हम लोग क्या कह लेंगे? उसको प्यूरिफिकेशन कह लेंगे। तो यहाँ सी का 3 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड ख़त्म हो रहा है तो इसको देख सकते हैं, और चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन पे ही डायरेक्ट पढ़ देते हैं। देखिए, अफर्मेशन जो है, अभिपुष्टि, वह श्रोतागण के लिए विशिष्ट मानसिक छवि का सृजन करता है। पुनः अभिपुष्टि यानी री एफर्मेशन जो है वह श्रोतागण के लिए छवि का पुनरुत्थान करता है। शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन जो है वह श्रोतागण के लिए किसी पूर्व स्थापित छवि का परिष्करण करता है। और चौथा, व्यवस्था भंजन जो है वह छवि को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, CMO FPR ISO, फिर अगला क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, C से F तक जाएंगे, F से I तक जाएंगे, फिर I से अगला क्या होगा। तो C का प्लेस देखिए क्या है, 3 है, F का प्लेस क्या है, 6 है, I का प्लेस क्या है, 9 है। फिर अगला क्या होगा, देख रहे हैं ना कि कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का कौन सा प्लेस होता है, सॉरी, 12 का हमारा L प्लेस होता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बच्चा C और D। अब उसके बाद देखिए, फिर M है, P है, S है, MNOP उंगली पे काउंट कीजिए, M के बाद N, उसके बाद OP तीसरे नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर P के बाद पढ़िए QRS 3 उंगली, फिर S के बाद पढ़िए TUV यानी LV वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर C से राइट आंसर हो जाए, यानी कि 3-3 का इंक्रीमेंट है अल्फ़ाबेट सीरीज में। अब आते हैं यहाँ पे, फिर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इससे घबराना नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ कोड दिया हुआ है, तो ये इस तरह का जब भी रहे ना तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल नंबर के उसके प्लेस को ऐड कीजिएगा। जैसे कि ब्राउन लिखा हुआ है, BROWN, ठीक।
बी का कितना है +2 है, आर का 18, ओ का 15, ठीक है, डब्ल्यू का 23। अब ये कैसे है, एन का 14, तो वो तो ए से लेकर जेड तक याद करना पड़ेगा तब पता चल जाएगा, और ये इसको याद करके रखिएगा तो बनाना काफ़ी आसान होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इन सब को जोड़ दीजिए, तो 18 और 2 20, अब 15 कितना हो गया 35 हो गया, 35 और 23 कितना हो गया उसके बाद 23 और 14 इसको जोड़िएगा तो ये टोटल आपका हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। 72 किस ऑप्शन में है, 2 नंबर में है। तो बी का ए का 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सी और डी, बी और डी होगा नहीं, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। फिर इसके बाद ट्राइंग का भी देखेंगे, इस तरह काउंट कीजिएगा ट्राइंग का तो 68 आएगा, वो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 1 का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए ही में ही है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समय के संप्रेषणात्मक प्रभाव का अध्ययन किया क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ द कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ टाइम्स इज़ नोन एज, किसके नाम से जाना जाता है, ये क्रोनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद रखिए कि समय के संप्रेषणात्मक प्रभाव का अध्ययन क्रोनेमिक्स कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एजर्सन और रीजन। देखिए ये 5वां या 6ठा एजर्सन और रीजन है, इसलिए थोड़ा आज का वीडियो लंबा हो ही जाएगा, क्योंकि ये इस एक ही शिफ्ट में 5वां या 6ठा एजर्सन रीजन है। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जिन लोगों का किसी विशेष समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें संपादित टेलीविज़न समाचार दिखाया जाता है तो वे उस समस्या को अधिक महत्व देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। कारण दे रहा है कि किसी मुद्दे या विषम विषय को कितना महत्व देना है, उस संबंध में लोग इससे सीखते हैं कि मास मीडिया उस पर कितना जोर देता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब कारण है कि नहीं है, इसको पढ़ना है। तो हम क्या होता है, दोनों को लिंकअप देखने के लिए बिकॉज क्योंकि लगा करके पढ़ेंगे। जिन लोगों का किसी विषय समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें संपादित टेलीविज़न समाचार दिखाया जाता है तो वे उस समस्या को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि किसी मुद्दे या विषय को कितना महत्व देना है उस संबंध में लोग इससे सीखते हैं कि मास मीडिया उस पर कितना जोर देता है। ये बात बिल्कुल सही है और दोनों का लिंकअप बैठ रहा है, यानी एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ना है दोस्तों। ये देखिए मैथ का है, इसमें आजकल पूछा जा रहा है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है कि 4-5 स्टेटमेंट मैथ का दे देगा और कहेगा कि इसको सबको बनाइए, आप फिर लास्ट में यहाँ बताइए इसमें कौन कहेगा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सॉल्यूशन एक एक को सोल्व करके स्टेटमेंट को, तब सही गलत कौन है उसको डिसाइड करना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अधिगम के सूचना प्रकरण अधिगम अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो पूछ रहा है। एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है कि ज्ञान का निर्माण करना अधिगम है, ज्ञान का निर्माण करना अधिगम है, तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। दूसरा है कि स्मृति ज्ञान का भंडारण है, स्मृति मेमोरी जो है ज्ञान का भंडार करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि विचरण ज्ञान का तर्क संगत परिचालन है, विचारण थिंकिंग, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि यह अधिगम ज्ञान के प्रकारों को श्रेणीबद्ध नहीं करता, गलत, श्रेणीबद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा। आगे देखेंगे, अगला है 41 कौन सा कथन सत्य है उसकी पहचान करना है। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि कुछ वैध युक्तियों में असत्य आधारिकाय और एक असत्य निष्कर्ष होता है। कुछ वैध युक्तियों में असत्य आधारिकाय और एक असत्य निष्कर्ष होता है, बिल्कुल सही बात। दूसरा है कि कोई युक्ति अवैध हो सकती है भले भले ही सभी अधिकाराय सत्य और निष्कर्ष भी सत्य है। एन अरेंजमेंट कैन बी इनवैलिड इवन इफ ऑल द परमिसेस आर ट्रू एंड द इंक्लूजन इज ट्रू एज वेल, बिल्कुल सही। सी में कह रहा है कि जब कोई युक्ति वैध है और उसकी सभी आधारिकाएँ सत्य है तो इसे सुदृढ़ युक्ति कहा जाता है, ये भी सही है। डी में कह रहा है कि किसी युक्ति में आधिकारिकाएँ की सत्यता या असत्यता की युक्ति की सुदृढ़ता का निर्धारण नहीं करती है, तो गलत बात है, ये निर्धारण करती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ए बी सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में है।
तो ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन का है इसका कि आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए निगमन की प्रक्रिया का चरण का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है, काफ़ी बेसिक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है पहला डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, थ्योरी, फाइंडिंग, हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस थ्योरी को बनाने के लिए हमें क्या होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ता है, ठीक है, प्राकलन प्रतिपादन करना पड़ता है। उसके बाद हम जो अब हाइपोथेसिस बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि इस तरह से करना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब डाटा कलेक्ट कर देंगे तब हम उसमें अपने रिज़ल्ट को फाइंडिंग करेंगे, खोजेंगे कि हम जो परिणाम खोजना चाह रहे हैं वो है कि नहीं है। और वो जब परिणाम खोज कर लेंगे तो उसको टेस्ट करके देखेंगे, उसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। इसी अकॉर्डिंग सीरियल नंबर हमारा हो जाएगा CEADB, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर आएंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब ये प्रोसेस ही है। सबसे पहले थ्योरी होता है, जो कोई सिद्धांत या सामान्य विचार से शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, फाइंडिंग करेंगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट करके अपना रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे। बॉडी और फिर यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए हर यूनिवर्सिटी में एक सीनेट होता है या कोर्ट होता है, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एकेडमिक काउंसिल होता है, फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है, उसके बारे में देखना है। तो देखिए इसमें जो है कि सीनेट की बात की जा रही है। सीनेट में होता है कि विश्वविद्यालय की जो भी नीतियाँ है उससे संबंधित उसका रिव्यू करना, उसमें क्या परामर्श दिया जा सकता है उससे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 में है, टू रिव्यू एंड एडवाइस ऑन द ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ये कहाँ पे होता है, सीनेट की बैठक होती है, सीनेट के बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है कि अलग अलग तरह के सदस्यों वाला सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ये यूनिवर्सिटी का, ये 3 नंबर में चला जाएगा। एकेडमिक काउंसिल जो है वह एकेडमिक से रिलेटेड मामलों को देखता है, यानी अकादमिक मामलों संबंधी निर्णय लेने वाला प्रमुख निकाय ये हो जाएगा। तो इस तरह 3 तो हो गया, एक स्लाइड में छुप रहा है उसको देख लेंगे हम, वो क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एकेडमिक बॉडी होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, तो ये 4 में हो जाएगा। इससे हम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएंगे अगला क्वेश्चन पे 44 में कि एक साथ 2 अकादमिक कार्यक्रम करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी बहुत मतलब आपके एजुकेशन एकेडमिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि यूजीसी इसको कैसे रेगुलेट किया, क्या नियम लाया 2022 में कि एक साथ आप 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पहला कथन दे रहा है कि यदि एक कार्यक्रम की कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम की कक्षा के समय के साथ अपवर्ज नहीं होता है तो भौतिक रूप में 2 पूर्णकालिक अकादमिक कार्यक्रम करने की अनुमति है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड आर अलाउड। फिर अगला स्लाइड पे हम चलेंगे, वो हमारा है कि 2 अकादमिक कार्यक्रम, पहला पूर्णकालिक भौतिक रूप में तथा दूसरा मुक्त और दूरस्थ अधिगम यानी ODL या डिस्टेंस ऑनलाइन में है, तो एक साथ अनुमत है, तो ये भी सही है हमारा। सी में जो कह रहा है कि ODL या ऑनलाइन रूप में डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम केवल यूजीसी संवैधानिक परिषद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से ही किए जा सकेंगे, तो ये भी बात सही है। अन्यथा दूसरे से करिएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है कि कोई विद्यार्थी भौतिक रूप में PhD के साथ एक पूर्णकालिक अकादमिक कार्यक्रम कर सकता है, तो ऐसा नहीं कर सकता है कि जब आप फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और PhD फिजिकल मोड में यानी रेगुलर मोड में चल रहा है तो उस दौरान आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा गलत है ऑप्शन, और यही पूछ रहा है, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब आएंगे इधर में, देख सकते हैं यहाँ पे मैथ है। देखिए PhD से संबंधित क्या है, काफ़ी रेगुलेशन इसमें लफड़ा होता है कि कुछ लोग रेगुलर PhD करते हैं लेकिन उस टाइम जो और डिग्री कर लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। ये मैथ का असेंडिंग ऑर्डर है और फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड करके बना सकते हैं, जैसे कि 8 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ 0 पॉइंट लगा करके यहाँ 50 कर लेंगे,
ठीक है ना। फिर यहाँ 0.6 इसका वैल्यू हो जाएगा 48 से करके, ऐसे कर करके आप सबका वैल्यू निकालिएगा और तब जाके एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। उसके बाद आता है कि 5 यहाँ पे रीडिंग पैसेज आता है कंप्रीहेंशन। तो ये तो काफ़ी आसान होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, दोनों मीडियम वालों के लिए। उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर इसमें फाइंड आउट करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस तरह से आज हमारा 50 क्वेश्चन नेट दिसंबर 2025 सेशन का पेपर 1 का कंप्लीट हुआ, जो कि 2 जनवरी 2026 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो कैसा लगा दोस्त, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।